हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। अपने राजस्थान जीके के अंदर आज टॉपिक है जयपुर का इतिहास। जयपुर रियासत का इतिहास, इसको डुडाड़ का इतिहास भी कह सकते हैं, डुडाड़ क्षेत्र का इतिहास भी कह सकते हैं। देखो, जयपुर रियासत या डुडाड़ क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसका प्रारंभिक क्षेत्र ये था। डुडाड़ किसका नाम था? जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र। जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र। जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र। बाद में कई राजाओं ने इसका साम्राज्य और ज्यादा बढ़ा दिया। कोई कमजोर राजा हुआ, उसके टाइम में साम्राज्य थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसका मूल जो क्षेत्र था जयपुर रियासत का डुडाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? ये जयपुर और जयपुर, ये दौसा। जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र। अब इसको डुडाड़ क्षेत्र क्यों कहते हैं? डुडाड़ क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको? एक बार ये मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उसने 1009 ईस्वी में आनंद पाल पर आक्रमण किया था। 1009 ईस्वी सन में आनंद पाल के ऊपर आक्रमण किया था। और आनंद पाल पर आक्रमण किया तो यहाँ के एक शासक ने, बिसलदेव नामक एक शासक ने, और उस मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध, बिसलदेव ने मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध आनंद पाल की मदद की थी। और आनंद पाल की मदद की थी तो फिर मोहम्मद गजनवी ने इस बात का बदला लेने के लिए बिसलदेव पर आक्रमण किया। तो तुर्कों का साम्राज्य यहां पर स्थापित हो गया दोबारा से फिर से। और बिसलदेव ने ये दोबारा से फिर से बिसलदेव ने अपने इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया था और तुर्कों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया? डुडाड़ कहलाया। अब देखो, ये तो क्षेत्र की बात हो गई। इसके ऊपर जो शासन करने वाला वंश है, यानी डुडाड़ क्षेत्र के ऊपर जो शासक वंश है, उसका नाम कछवा। कछवा जयपुर के अंदर या किस वंश ने शासन किया? कछवा वंश ने शासन किया। अब इनका झंडा, कछवा वंश का जो झंडा है वो पंचरंगा है। पंचरंगा यानी 5 रंग का है। कोई भी रियासत होती थी उसका कोई न कोई राजकीय चिन्ह होता था, ध्वज भी होता था। तो इसी प्रकार से ये जो जयपुर का कछवा वंश है, इसका झंडा 5 रंग का है, पंचरंगा जिसको कहते हैं। इसमें 5 रंग कौन कौन से हैं? नीला, पीला, नीला प्लस पीला प्लस नीला, पीला, लाल, हरा और काला। नीला, पीला, लाल, हरा और काला। जयपुर रियासत का ध्वज 5 रंग का यानी पंचरंगा है। नीला, पीला, लाल, हरा और काला इसका रंग है। अब देखो, इसके बाद में इसके ऊपर अगला प्रश्न क्या बनता है? इस जयपुर के कछवा वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है, जयपुर के कछवा वंश का संस्थापक माना जाता है तेजकरण। तेजकरण ये अति सुंदर था, अति सुंदर था, सफेद रंग था, तो इसलिए इसको दूल्हे राय भी कहते हैं। दूल्हे राय, दूल्हे राय भी कहते हैं। और इसने जयपुर में कछवा वंश की स्थापना कब की थी? 1137 में। ये तो हो गया जयपुर का थोड़ा सामान्य सा परिचय। जयपुर या डुडाड़, डुडाड़ का इतिहास। तो जयपुर दौसा के आसपास का क्षेत्र डुडाड़ कहलाता था। इसका ध्वज, जयपुर रियासत का ध्वज कैसा था? पंचरंगा, नीला, पीला, लाल, हरा और काला। और जयपुर के अंदर कौन से वंश ने शासन किया? कछवा वंश ने। इस कछवा वंश का संस्थापक कौन था? तेजकरण। तेजकर्ण जिसको हम दूल्हे राय भी कहते हैं,
इस दुले राय की मृत्यु हो गई 1170 में। 1170 में दुले राय की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में अगला राजा बनता है कोकिल देव। जयपुर रियासत का दूसरा शासक बनता है कोकिल देव। कोकिल देव, ये कोकिल देव जयपुर रियासत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जयपुर रियासत का संस्थापक तो कौन? तेज कड़िया दुले राय। प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछे, वास्तविक संस्थापक जयपुर के कछुआ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कोकिल देव, वास्तविक संस्थापक। ये शासक कब बना था? 1207 के अंदर शासक बनता है कोकिल देव। 1207 के अंदर शासक बना। अब इसको जयपुर के कछुआ वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने यहां पर ये जो आमेर क्षेत्र है, आमेर का कोई मीणा शासक था बट्टो मीणा। आमेर का कोई मीणा शासक था बट्टो मीणा। इस बट्टो मीणा को इसने पराजित किया और आमेर को जीत लिया और आमेर को अपनी राजधानी बनाई। यानी इस कोकिल देव ने राजधानी कहां पर बनाई? आमेर राजधानी बनाई। आमेर, ध्यान रहे, जब तक जयपुर नगर नहीं बसाया गया 1727 में, तब तक कछुआ वंश की राजधानी कहां पर रही? आमेर। इसलिए इसको आमेर का इतिहास भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति का प्रमुख केंद्र राजधानी कहां पर रही? आमेर रही। तो जयपुर रियासत का संस्थापक दुले राय, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 के अंदर मीणाओं का साम्राज्य था आमेर में, शासक था बट्टो मीणा, और बट्टो मीणा को पराजित किया, आमेर को जीत लिया और आमेर को अपनी राजधानी बना ली। किसने? कोकिल देव ने। तो आमेर राजधानी कोकिल देव ने बनाई थी। वास्तविक संस्थापक भी कौन था? कोकिल देव। इसके टाइम में ये जयपुर का कछुआ वंश दो शाखाओं में बट गया। एक तो नरु शाखा, दूसरी सिक्खा शाखा। और ये सिक्खा शाखा, इसका ये बाद में इसके द्वारा शासित क्षेत्र सिक्खावाटी कहलाया। सिक्खावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो नरु शाखा और सिक्खा शाखा। सिक्खा शाखा द्वारा शासित क्षेत्र क्या कहलाया? सिक्खावाटी कहलाया। इसके बाद में अगला 3 नंबर शासक बनता है रामदेव या राजदेव। कछुआ वंश का तीसरा शासक रामदेव या राजदेव। इसके ऊपर कोई खास प्रश्न है नहीं। फिर 4 नंबर शासक बनता है ये पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ। देखो इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है। इसके टाइम में बाबर और मेवाड़ का शासक था महाराणा सांगा। यहां पर ये मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ का शासक था महाराणा सांगा और इधर से बाबर। इन दोनों के मध्य यहां पर खानवा जो भरतपुर में है, खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा का युद्ध खानवा भरतपुर में 1527 को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में महाराणा सांगा का राजस्थान के लगभग शासकों ने साथ दिया था। यह राजस्थान के इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो किसी एक राजा के नेतृत्व में लड़ा गया हो। यानी एक तरफ महाराणा सांगा और कई राजपूत शासकों ने उसका साथ दिया। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 1527 को, 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। प्रश्न पूछे तो खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाला कछुआ शासक कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज कछुआ। कहने का मतलब पृथ्वीराज कछुआ ने खानवा के युद्ध के अंदर और महाराणा सांगा का साथ दिया था। तो खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाला, कई शासक थे साथ देने वाला आमेर का या जयपुर का शासक कौन था? पृथ्वीराज कछुआ। इस पृथ्वीराज कछुआ के बाद में छोटे मोटे 1-2 राजा और बने। इसके बाद में एक शासक बनता भीमदेव, अगला शासक भीमदेव। फिर इसके बाद में अगला शासक बनता है रतन सिंह। कंपटीशन की दृष्टि से इनके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं। अब अगला जो महत्वपूर्ण शासक है, ये अगला महत्वपूर्ण शासक है जो 7 नंबर, वो है बारमल।
कछुआ वंश का 7 नंबर शासक बारमल, इसको बिहारीमल भी कह सकते हैं। ये बारमल रहा कब से कब तक? 1547 से 1573 ईस्वी सन तक। 1547 से 1573 ईस्वी सन तक। देखो बारमल आमेर का शासक, ये कब से कब तक रहा? 1573 से और 1547 से 1573 तक रहे। कौन? बारमल। ये जयपुर रियासत हो गई और जयपुर का शासक कौन बनता है? ये बारमल। 1547 से 1573 तक। देखो इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? इससे संबंधित प्रश्न क्या बनता है? इस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। भारत का बादशाह कौन था? अकबर। और अकबर इसके टाइम में राजस्थान में आया। अकबर 1562 के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर के अंदर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर आया था। तो ये बताते हैं अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 14 बार आया था। ये पूछा हुआ प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक भी कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहां पर है? अजमेर के अंदर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आया था। उसी समय बारमल से भी मिला, बारमल से मिला और बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1%, यानी ये प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बारमल। इसका दूसरा प्रश्न क्या है? इसने अपनी पुत्री अरखुबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो देखो ये बारमल अकबर की अधीनता, इसका पहला क्वेश्चन, अकबर की अधीनता स्वीकार व वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक ये कौन था? बारमल। का कई कंपटीशनों में ये प्रश्न पूछते हैं। यानी अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? बारमल। और बारमल की पुत्री थी हरखुबाई। अरखुबाई का विवाह इसने किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया। और ये अरखुबाई जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? बेगम मरियम उजमानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। ध्यान रहे, सलीम जो फिर बड़ा होकर के राजा बनता है, सलीम जो बड़ा होकर के राजा बनता है और सलीम राजा बनता है जहांगीर के नाम से। ये सलीम यानी जहांगीर इसी का पुत्र था। ध्यान रहे, किसका पुत्र था? सलीम जहांगीर इसी बेगम मरियम उजमानी का पुत्र था। तो अरखुबाई इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? बेगम मरियम उजमानी। सलीम किसका पुत्र था? इसी का पुत्र था। अब देखो इसके बाद में अगला शासक बारमल के ऊपर और क्या प्रश्न बनता है? अकबर ने इसको एक उपाधि प्रदान की थी। और अकबर ने इसको कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने इसको उपाधि प्रदान की थी अमीर ए उल उमरा। अमीर ए उल उमरा, अमीर ए उल उमरा। बारमल को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अमीर ए उल उमरा। अमीर ए उल उमरा की उपाधि अकबर ने किस शासक को प्रदान की थी? बारमल को प्रदान की थी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, इस बारमल के सहयोग से अपने राजस्थान के अंदर बारमल ने खुद ने तो अधीनता स्वीकार कर ही ली थी और बारमल के सहयोग से अपने राजस्थान के अंदर राजपूतों को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए ये दरबार लगाया था अकबर ने। और वो दरबार लगाया था नागौर के अंदर, नागौर में लगाया था। और ये दरबार लगाया कब था? 1570 के अंदर। तो उसको नागौर दरबार कहते हैं। तो अकबर ने
1570 के अंदर राजपूतों को अपने अधीन करने के लिए एक दरबार लगाया था नागौर के अंदर। वो दरबार कब लगाया था? 1570 के अंदर। प्रश्न पूछ लें, वो नागौर दरबार और किस शासक की सहायता से लाया था? बारमल या बिहारीमल की सहायता से लाया था। ठीक है, तो अकबर का नागौर दरबार जिसमें लगभग राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रश्न पूछते हैं कि इस समय किस रियासत के किस शासक ने अधीनता स्वीकार की थी, किसने नहीं की थी? यह राजस्थान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर ने फिर भी उनके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था, जिनके ऊपर कंपटीशन में प्रश्न पूछते हैं। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, इसके ऊपर बारमल के बाद में अगला शासक भगवंत दास। अगला जो शासक बनता है वो कौन है? भगवंत दास। और भगवंत दास ये 1573 से और 89 तक रहे। 1573 से और कब तक रहे? 1589 तक रहे भगवंत दास, 8 नंबर के शासक जयपुर के। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? इसके पिता का नाम था बारमल। बारमल ने अपनी पुत्री अक्कूबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। तो अब देखो अकबर का पुत्र था सलीम, जो इतिहास में किस नाम से राजा बनता है? जहांगीर के नाम से राजा बनता है। इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जहांगीर के साथ, और उस पुत्री का नाम क्या था? मानबाई या मनबावती। मानबाई या मनबावती। तो भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई या मनबावती का विवाह किसके साथ किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? सलीम के साथ किया था। सलीम के साथ किया था। ठीक है, जहांगीर ने इसको एक उपाधि प्रदान की थी, वो उपाधि है सुल्तान ए निसा। सुल्तान ए निसा, निसा का मतलब रात्रि। सुल्तान ए निसा भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई मनबावती, जिसका विवाह उसने सलीम के साथ किया, और सलीम ने इसको कौन सी उपाधि प्रदान की थी? सुल्तान ए निसा। सुल्तान ए निसा की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रहे खुसरो इसी का पुत्र था। खुसरो, खुसरो इसी का पुत्र था। किसका पुत्र था? खुसरो मानबाई और मनबावती का पुत्र था। एक बार क्या हुआ, इस जहांगीर और इस खुसरो के मध्य विरोध हो गया, यानी खुसरो ने और जहांगीर का विरोध कर दिया, और खुसरो ने जहांगीर का विरोध कर दिया। तो कुछ आदमियों ने साथ दिया जहांगीर का, कुछ आदमियों ने साथ दिया किसका? खुसरो का। तो ये एक तो साथ दिया था सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया। तो फिर जहांगीर ने अर्जुन देव को भी मरवा दिया था। अर्जुन देव को मरवा दिया था। इस घटना के बाद जहांगीर खुसरो के ऊपर भी क्रोधित रहने लगा। ठीक है, फिर देखो खुसरो के ऊपर भी क्रोधित रहने लगा, उसके विरुद्ध रणनीति बनाने लगा। तो जो खुसरो की माता है मनबावती या मानबाई, इस मनबावती ने खुसरो को मरवा दिया। किसने मरवा दिया था? मनबावती ने खुसरो को मरवा दिया। तो पुत्र को मरवाने वाली क्या हो गई? पुत्रहंता। ये राजस्थान की इतिहास में इसको पुत्रहंता कहते हैं। किसको? मानबाई या मनबावती को इतिहास में पुत्रहंता कहते हैं। तो इस तरह से ये भगवंत दास के ऊपर प्रश्न हो गए। तो भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ किया, और मानबाई को उसने सुल्तान ए निसा की उपाधि प्रदान की सलीम ने। फिर मानबाई की कोख से खुसरो पैदा हुआ। खुसरो और सलीम का एक बार विरोध हो गया। तो फिर इसी के कारण से इस मानबाई या मनबावती ने खुसरो को मरवा दिया, अपने पुत्र को मरवा दिया। और पुत्र को मरवाने वाली को क्या कहते हैं? पुत्रहंता। तो जयपुर के कछुआ वंश की पहली पुत्रहंता कौन थी? मानबाई या मनबावती। इसके बाद में अगला राजा बनता है मानसिंह प्रथम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर का या मुगलों का सबसे बड़ा विश्वास पात्र यही था, इससे बड़ा कोई भी नहीं था। ये 1589 से 1614 तक रहे। 1589 से 1614 तक रहे मानसिंह प्रथम। 1589 से कब तक रहे? 1614 तक रहे।
पहला क्वेश्चन, एक तो इसकी उपाधि, इसकी एक उपाधि अकबर ने किसको उपाधि प्रदान की थी, उस उपाधि का नाम फरजंद। फरजंद की उपाधि इसको किसने प्रदान की थी, अकबर द्वारा प्रदत्त, अकबर द्वारा। मानसिंह प्रथम जो भगवंत दास का पुत्र था वो शासक बना 1589 से 1614 में। भगवंत दास के समय भी ये अकबर के दरबार के अंदर ही रहता था और अकबर ने इसको उपाधि प्रदान की थी फरजंद। फरजंद का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र, यानी दत्तक पुत्र। ठीक है, ये मुगलों का सबसे बड़ा सेनापति था। अकबर ने सबसे ज्यादा मनसब इसी को प्रदान किए थे। ये मुगलों का सबसे बड़ा सेनापति था। तो प्रश्न पूछे, मुगलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? मुगलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो मुगलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। प्रश्न पूछे, सबसे ज्यादा मनसब किसको प्रदान किए गए मुगलों द्वारा? तो मानसिंह प्रथम को। और मानसिंह प्रथम को कितने मनसब प्रदान किए गए? 7000 मनसब। मानसिंह प्रथम को मुगल काल में कितने मनसब मिले? 7000 मनसब। मुगलों का सर्वाधिक सबसे बड़ा सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। ठीक है, अब देखो, इसने अकबर के काल में 3 सूबों की सूबेदारी की थी। 3 सूबों की सूबेदारी की थी। वो 3 सूबे कौन कौन से थे? एक तो काबुल, जो आजकल अफगानिस्तान में है, काबुल। दूसरा बंगाल और तीसरा बिहार। इन 3 सूबों की सूबेदारी की थी पाकिस्तान। ये ऊपर हो गया अफगानिस्तान, यहां पर है काबुल। तो एक तो काबुल की सूबेदारी की थी, ये बंगाल था, एक बंगाल की सूबेदारी की, और तीसरा ये कौन सा क्षेत्र है? बिहार। तो मानसिंह प्रथम ने अकबर के काल में कितने सूबों की सूबेदारी की? 3, काबुल, बंगाल और बिहार। इन 3 सूबों की सूबेदारी की थी। सूबा का मतलब होता है प्रांत, सूबा का मतलब होता है प्रांत, और इन तीनों प्रांतों का प्रशासक इसको नियुक्त किया, मानसिंह प्रथम को। अब देखो, इसके ऊपर दूसरा प्रश्न क्या बनता है? ये जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी कहां पर पड़ती है? यहां पर राजसमंद में। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये 21 जून 1576 के अंदर हुआ था। 21 जून 1576 के अंदर। इधर से मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप। इधर से अकबर, मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम, मानसिंह फर्स्ट। कई बार ये प्रश्न इसी तरह से पूछ लेते हैं कि किस किस के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के मध्य। अकबर नाम देते नहीं। इस तरह से पूछे, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, अब देखो, इसके बाद में इसके ऊपर मानसिंह प्रथम के ऊपर अगला प्रश्न क्या बनता है? आमेर के अंदर इसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर जो कछुआ वंश की राजधानी थी, आमेर के अंदर इसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो, ये जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया था? इसका एक पुत्र था, मानसिंह का पुत्र था, और मानसिंह का पुत्र था एक जगत सिंह। मानसिंह का पुत्र था जगत सिंह। जगत सिंह को बंगाल का शासन संभालने के लिए वहां पर सूबेदार नियुक्त कर रखा था। बंगाल का शासन संभालने के लिए वहां का सूबेदार नियुक्त कर रखा था। फिर बंगाल के अंदर इसकी मृत्यु हो गई जगत सिंह की। तो उस जगत सिंह की याद में इसकी रानी कनकावती ने और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण इसने कहां पर करवाया? आमेर के अंदर। फिर से बताता हूं, जगत सिंह ये जो बंगाल है, बंगाल का प्रशासक था, ये बंगाल प्रांत बंगाल का प्रशासक था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उस जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया।
कहां पर? आमेर जयपुर के अंदर। और किसने करवाया? मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने। मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने इस जगत सिंह पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, एक शिला देवी का मंदिर है। शिला देवी जो मानसिंह प्रथम की इष्ट देवी मानी जाती है। शिला देवी जो मानसिंह प्रथम की इष्ट देवी मानी जाती है, शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर ये भी आमेर जयपुर के अंदर है। आमेर। और शिला देवी मंदिर का निर्माण आमेर जयपुर में किसने करवाया था? इसी मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था। शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। देखो ये शिला देवी की मूर्ति कहां से लेके आया था, क्या बात थी, और ये शिला देवी है कौन? ये आमेर के अंदर इसका मंदिर है। बंगाल का एक शासक था केदार, उसके ऊपर आक्रमण किया था मानसिंह प्रथम ने, और उस केदार को हरा करके मूर्ति लेके आया था। यहां पर ये बंगाल है। बंगाल है। बंगाल का एक शासक था केदार। केदार इधर से मानसिंह प्रथम, आमेर का शासक मानसिंह प्रथम ने केदार के ऊपर आक्रमण किया और केदार को इसने पराजित किया। तो बंगाल में एक जगह पड़ती जैसोर। जैसोर स्थान बंगाल के अंदर है। मानसिंह ने बंगाल के ऊपर आक्रमण किया। बंगाल का शासक था केदार। केदार को इसने पराजित किया, फिर उसको पराजित कर दिया। बंगाल में जैसोर नामक स्थान के ऊपर इस शिला देवी की मूर्ति लगी हुई थी। इस शिला देवी की मूर्ति को यहां जैसोर नामक स्थान से लेके आई यहां पर आमेर, और एक मंदिर का निर्माण करवाया। और उस मंदिर में इसकी अष्टभुजी जो मूर्ति थी, ये अष्टभुजी मूर्ति बंगाल के शासक केदार को पराजित करके जैसोर नामक स्थान बंगाल से लेके आया था। और इस अष्टभुजी मूर्ति को फिर इसने आमेर के अंदर एक मंदिर के अंदर प्रतिष्ठापित कर दिया, जिसको शिला देवी का मंदिर कहते हैं। तो शिला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है ये। इस शिला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने। प्रश्न पूछ लें, इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो शिला देवी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, जो आगे चलकर राजा बनता है। इसको वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया था, जो आगे चलकर राजा बनता है। अब देखो इसके बाद में इस शिला देवी के मंदिर से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। यहां पर 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। पहले यहां पर नर बलि दी जाती थी, नर बलि। फिर नर बलि के स्थान पर बाद में छाग बलि दी जाने लगी। छाग बलि दी जाने लगी। वर्तमान में दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। पहले यहां पर नर बलि दी जाती थी, अब छाग बलि, और वर्तमान में दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगा दिया तो 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, और जो भक्त मंदिर के अंदर जाते हैं उनको भी शराब पिला करके, पानी मिलाओ प्या करके, जिसको चरणामृत बोलते हैं, वो पिला करके प्रसाद के तौर के ऊपर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो मानसिंह प्रथम के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं इसके टाइम के अंदर। और ये एक पोट्री कला है जिसका नाम है बलू पोट्री। बलू पोट्री, देखो बलू पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर और अनेक रंगों से चित्रकारी करना। जैसे ये कोई बर्तन हो गया चीनी मिट्टी का बर्तन हो गया, इसके ऊपर अनेक रंगों से, कोई दूसरा रंग ले लिया, कोई तीसरा रंग ले लिया, अनेक रंगों से चित्रकारी करना, ये बलू पोट्री कला कहलाती है। तो प्रश्न पूछते हैं राजस्थान के अंदर बलू पोट्री कौन लेके आए थे? तो राजस्थान में बलू पोट्री कौन लेके आए थे? मानसिंह प्रथम। राजस्थान में बलू पोट्री कौन लेके आए थे? मानसिंह प्रथम। ये बलू पोट्री कहां की है? ये मूलतः पर्सिया
पर्सिया जो ईरान के अंदर पड़ता है, ये पर्सिया ईरान की हस्तकला है, यानी पर्सिया ईरान की हस्तकला है ये। और इस कला को मानसिंह प्रथम कहां से लेके आया था? लाहौर से लेके आया था। यानी इसने लाहौर के अंदर देखे कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चित्रकारी की गई है, तो वहां से ये इसने सीखा था और फिर राजस्थान के अंदर इसको बढ़ावा दिया। तो बल्यू पोट्री कला, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर अनेक रंगों से चित्रकारी करना, राजस्थान में मानसिंह प्रथम लेके आया था, लाहौर से लेके आया था। मूल स्थान कहां पर है इस कला का? पर्सिया ईरान के अंदर इस कला का मूल स्थान है। इस बल्यू पोट्री कला के राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध जो कारीगर हैं वो है करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत, जिसको इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये करपाल सिंह शेखावत मऊ गांव सीकर के हैं, जिनका निधन हो चुका है। तो करपाल सिंह शेखावत ने पोट्री कला में सबसे ज्यादा 26-27 रंगों का प्रयोग करके इस कला को विश्व स्तर के ऊपर प्रसिद्धि दिलाई थी। फिर देखो ये इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। इसका दरबारी कवि था मुरारी दान। दरबारी कवि था मुरारी दान, मानसिंह प्रथम का। मुरारी दान ने कुछ साहित्य लिखा था, कुछ पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक कौन कौन सी है? मान प्रकाश ग्रंथ, मान प्रकाश ग्रंथ। तो मान प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? मुरारी दान ने लिखा था। फिर एक विद्वान और भी था, जगन्नाथ। जगन्नाथ, इस जगन्नाथ ने कौन सी रचना लिखी थी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखी थी? जगन्नाथ ने। और मुरारी दान ने कौन सी लिखी थी? मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। इसी के संरक्षण में एक पुंडरीक विठल था। पुंडरीक विठल। और पुंडरीक विठल ने एक ग्रंथ लिखा था, राग चंद्रोदय, जिसके टाइम का साहित्य होगा राग चंद्रोदय। तो पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय ग्रंथ का लेखन किया था मानसिंह प्रथम के संरक्षण में। फिर दादू, एक राजस्थान के प्रसिद्ध संत हैं जिसको राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू ने एक अपनी वाणी दादू वाणी किसने लिखी थी? दादू ने इसी के समय में लिखना इसको शुरुआत की थी। और दादू ने दादू वाणी की भाषा कौन सी लिखी? सदुकड़ी या इसको डुडारी भाषा भी कह सकते हैं। दादू ने दादू वाणी